हेलो ऑल माय डियर इंजीनियर्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहुंच चुके हैं हम लोग 10वें सेशन पर, दैट इज सेशन नंबर 10। एमसीक्यू सीरीज, बैक टू बैक क्वेश्चंस, बीएआरसी, पीजीसीआईएल, एसएससी और जितने भी एजे एग्जामिनेशन हैं उन सभी के लिए ये एमसीक्यू सेशंस आपके लिए बहुत यूजफुल होने जा रहे हैं। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से प्रिपरेशन करिएगा। आज ये 10th सेशन है, इसमें भी हम लोग बैक टू बैक 20 क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। कल के ऑनवर्ड्स आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड सेशंस जो है वो शुरू होने जा रहे हैं। 10 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन सेशन जो है, 10-10 क्वेश्चन के जो सेशंस है वो कल से स्टार्ट होने जाएंगे, तो और मजा आएगा आपको। बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन में बढ़िया सा कंटेंट आपको उसके अंदर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ से। और आपके लिए और नई क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा, टिल द एंड मेरे साथ बने रहिएगा। एंड आई होप कॉपी पेन लेकर के एकदम बढ़िया से आप लोग तैयार हो चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन ऑन स्क्रीन लेकर के आते हैं आप सभी के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और ये क्वेश्चन बता रहा है इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, चलिए देखते हैं। यस, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है द चार्ज क्यू इज मूव्ड फ्रॉम अ पॉइंट बी टू ए वाया टू paths 1 and 2. अच्छा, the work done by path 1 and path 2 are W1 and W2 respectively. ठीक, so which of the following relation is correct? तो दो पाथ की बात कर रहा है। वर्क डन पाथ 1 में W1 है और W2 है पाथ 2 के अंदर। ठीक, चार्ज को आप मूव कर रहे हैं बी से ए पॉइंट की तरफ। ठीक, तो इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? जल्दी से कॉपी में अपने आंसर लिख दीजिए फटाफट से। पहला ऑप्शन बोलता है W1 इज ग्रेटर देन W2, सेकंड ऑप्शन इज W1 इज इक्वल टू W2, थर्ड ऑप्शन सेज W1 इज स्मॉलर देन W2, एंड लास्ट ऑप्शन बोलता है कि ये इतने डेटा से डिटरमाइन नहीं कर सकते हम लोग। ठीक, चलिए अभी तक आप लोगों का आंसर आ गया होगा, आई होप। क्या आंसर आया भाई इसके अंदर? तो आपका आंसर जो है इसके अंदर क्या आया, देखिए, चार्ज को हम लोग मूव कर रहे हैं पॉइंट बी से ए की तरफ। ठीक है, तो बी पर जो है वो कौन सा वर्क डन है? बी जो है वो पाथ 1 और पाथ 2 को, अगर मैं इसके लिए वर्क डन को या पॉइंट्स को ए मान लूँ और इसको मैं पॉइंट बी मान लूँ, तो हम पाथ नंबर 2 से पाथ नंबर 1 की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज को मूव करवा रहे हैं। और ये ए जो है, लेट अस सपोज कि इस पर वर्क डन W1 हो रहा है और इस पर वर्क डन W2 हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा, अगर चार्ज को बी से ए की तरफ मूव कराना है तो W2 इज ग्रेटर देन W1। ये सिचुएशन आपको दिख रही होगी। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन सी अगर ऐसा दिख रहा है तो ये गलत सॉल्व हुआ है। अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो दिस इज रॉन्ग। अब ये क्यों गलत है इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वर्क डन के बीच में कंपैरिजन चल रहा है। ठीक, और दो पाथ की बात कर रहा है। चार्जेस को मूव करने के जो दो पाथ हैं उनके बारे में बात कर रहा है। आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर आप पढ़े हुए हैं, तो आपको ये पता है कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी सेक्शन या एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात हो रही है और इसके रिस्पेक्ट में जो वर्क डन की बात हो रही है, ये वर्क डन जो होता है इट रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। देखिए, यहाँ जिस एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, इट इज गिवन एज 1/4πε0 मल्टीप्लाइड विथ Q1 Q2 अपॉन R। So what is this R? This is the difference between या distance between these two charges। ये दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है R। और जब हम वर्क डन की बात करते हैं, देखिए हम लोग लिखते हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी V इज गिवन एज वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड तक, और ये डिवाइडेड बाय चार्ज, इस फॉर्म में हम लोग इसको देते हैं। तो ये जो वर्क डन होता है, या अगर जैसे सपोज कर लीजिए मैं ये आपको बोलूँ कि द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर अगर आप इसको मूव कर रहे हो तो ये पाथ से इंडिपेंडेंट होता है यार। इसको पाथ से कोई मतलब ही नहीं होता। इट इज नॉट एट ऑल डिपेंडेंट अपॉन द पाथ। सो दिस शोज दैट W1 इक्वल टू W2 इज पॉसिबल। अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप वर्क डन कर रहे हो तो दिस कंडीशन इज करेक्ट। ऑप्शन बी जो है ये सही है, जस्ट बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। कोई मतलब नहीं है वहां पे। वो पाथ का डेटा केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था कि आपका आंसर मैनिपुलेट होकर W1 स्मॉलर देन W2 पर चला जाए। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। पहला क्वेश्चन ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है एज शोन इन द फिगर ए, एज शोन इन द फिगर अ 1 ohm रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द सोर्स। ये सोर्स है, इसके सामने 1 ohm का रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक, such that the load line V plus I is equals to 100,
द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इज हाउ मच, इस रेजिस्टेंस से कितनी करंट जा रही है। थेवेनिन्स के तरीके से अगर आप सोचें सवाल को तो आधा डेटा आपको दे रखा है। कैसे, देखिए थेवेनिन्स की कंडीशन अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ तो व्हाट एम आई गेटिंग हियर। देखिए यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट आ रही है, मुझे लोड लाइन का डेटा क्या दिया हुआ है, V प्लस आई इज इक्वल्स टू 100 वोल्ट। ठीक, सो लेट अस रिमूव द लोड। अब मैं क्या करता हूँ, RL को रिमूव कर देता हूँ। RL को जैसे रिमूव करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर ओपन सर्किट क्रिएट हो जाएगा, एंड इन दैट ओपन सर्किट आई विल गेट द ओपन सर्किट पोटेंशियल दैट इज VTH। तो मुझे अब यहाँ से VTH कितना मिलेगा, देखिए जैसे इसको मैं रिमूव करूंगा ओपन सर्किट होगा तो क्या कोई करंट जाएगी क्या उसके अंदर से, नहीं जाएगी ना, तो I विल बिकम 0, सो वी विल गेट VTH इज इक्वल्स टू 100 वोल्ट्स। फर्स्ट कंडीशन क्लियर है क्या सभी को। सेकंड केस, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे ISC फाइंड करने जा रहा हूँ, नॉर्टन्स करंट IN या ISC जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज द शॉर्ट सर्किट करंट। तो मैं इस पोर्शन को क्या करूंगा, अब यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस को मैंने रिप्लेस कर दिया बाय अ शॉर्ट सर्किटेड ब्रांच। नाउ व्हाट विल आई गेट, तो भाई अब यहाँ वोल्टेज कुछ नहीं मिलेगी, अब आपको यहाँ पे करंट मिलेगी। इसी लोड लाइन इक्वेशन से मैं बता रहा हूँ कि करंट I की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100 एम्पियर। दिस इज ISC, दिस इज द शॉर्ट सर्किट करंट जब RL को मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तब। दो सिचुएशन पे मेरे पास दो डेटा आ गया, VTH और ISC। क्या हम इन दोनों डेटा का इस्तेमाल करके RS जो है वो फाइंड कर सकते हैं क्या, सोर्स नेटवर्क की कितनी रेजिस्टेंस है। देखिए लोड की रेजिस्टेंस आपको नोन है, सोर्स की रेजिस्टेंस नहीं पता, वो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, वी कैन से कि RS इज इक्वल्स टू VTH अपॉन ISC। भाई थेवेनिन्स और नॉर्टन्स अगर आपने ठीक से पढ़ा हुआ है तो उसके अंदर दोनों के इक्विवेलेंट्स को आप देख लीजिए, इनका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन दोनों एक दूसरे के सोर्स ट्रांसफॉर्म फॉर्म के फॉर्म में ही दिखेंगे आपको। ठीक, तो उसी के आधार पर आप ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। यू विल गेट VTH और ISC डिवाइड कर दीजिए, 1 ओम का आपका क्या आ गया, सोर्स नेटवर्क रेजिस्टेंस। क्यों मैंने फाइंड किया, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे IL फाइंड करना है ना, यहाँ पे मुझे लोड करंट की वैल्यू बतानी है जब 1 ओम का लोड लगेगा। तो अब आसान हो गया, देखिए मेरे पास अब क्या क्या चीज़ें आ गई, यहाँ पे VTH आ गया, RS की वैल्यू आ गई यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स नेटवर्क, और RL दिया हुआ है। अब IL निकालना कितनी बड़ी बात है, बहुत सिंपल से थिंग है। अब आप लिखेंगे अपना वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला, IL इज इक्वल्स टू VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL। सॉल्व कर दीजिए इसको। तो व्हाट इज योर VTH, इट इज 100, दिस इज 100 डिवाइडेड बाई RTH कितना है, RTH आपके पास 1 है और RL भी 1 ही है, तो 100/2 दैट इज इक्वल टू 50 एम्पियर मेरा आंसर है। ध्यान रखिएगा मुझे लोड करंट पूछा है, शॉर्ट सर्किट करंट नहीं पूछा। ठीक, शॉर्ट सर्किट करंट मैंने इसलिए निकाला ताकि इसको फाइंड आउट करना मेरे लिए आसान हो जाए। बिल्कुल आसान से तरीके से आपको मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो टिल द एंड। अभी और बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। ठीक है, अभी नेटवर्क के क्वेश्चन भी आएंगे इसके आगे। अगला सवाल लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज the reciprocity theorem cannot be applied to the circuits having, reciprocity theorem cannot be applied to the circuits having, reciprocity theorem इनमें से किस सर्किट पे अप्लाई नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन बोलता है लीनियर एलिमेंट। रेसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो मैं बता दूं आपको कि एक नेटवर्क, कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जिसके अंदर के एलिमेंट्स पैसिव हो, लीनियर हो और बाइलैटरल हो और साथ में लम्प्ड भी हो, ऐसे नेटवर्क को अगर आप एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं एक सिंगल सोर्स से, तो इसका रिस्पॉन्स जो आपको मिलेगा इन द टर्म्स ऑफ करंट, वो रिस्पॉन्स तब भी सेम रहेगा, या ये रेशियो इनका V/I का रेशियो भी सेम रहेगा अगर इसी सेम नेटवर्क को मैं रीड्रॉ कर दूं। ठीक है, अगर इसी सेम नेटवर्क को मैं रीड्रॉ कर दूं और एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स की प्लेसेस को इंटरचेंज कर दूं, तो भी इनका रेशियो सेम ही आएगा। मतलब जहां से मैं एक्साइटेशन दे रहा था वहां पर अब मैं रिस्पॉन्स लूंगा, और जहां से रिस्पॉन्स ले रहा था यहां पर अब मैं एक्साइटेशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, एक्साइटेशन इन द टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रिस्पॉन्स इन द टर्म्स ऑफ करंट, सो देयर रेशियो विल रिमेन सेम। अगर सर्किट के अंदर का पोर्शन कुछ भी ना चेंज हो, इनके अंदर कोई एक्टिव एलिमेंट ना आ जाए, कोई वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स ना हो, तो कुछ नहीं बदलेगा आपके इस रेशियो के अंदर। अब देखिए बोलता है कि कहां पर नहीं अप्लाई कर सकते। रेसिप्रोसिटी थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड टू द सर्किट्स हैविंग लीनियर एलिमेंट, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंडेंट सोर्सेस नहीं अप्लाई कर सकते हैं। बाइलैटरल एलिमेंट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। पैसिव एलिमेंट यही सब तो चाहिए होता है, पैसिव लीनियर बाइलैटरल। देखिए लीनियर बाइलैटरल पैसिव यही लिखा हुआ है।
तो मतलब आपके क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हुआ, डिपेंडेंट सोर्सेज। एडिशनल डिपेंडेंट सोर्सेज अगर आ गए तो एक्साइटेशन जैसे ही आप प्रोवाइड करोगे ये डिपेंडेंट सोर्स एक्टिवेट हो जाएगा और सर्किट के अंदर के पैरामीटर्स को बदल देगा, जो रेसिप्रोसिटी के थ्योरम के अगेंस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अज्यूमिंग द लीकेज फ्लक्स टू बी नेग्लिजिबल when the HV side of a single phase 100 वोल्ट 100 by 50 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने कौन सी सप्लाई से, 50 वोल्ट्स एट 25 हर्ट्ज की सप्लाई। ठीक, तो इनिशियली HV साइड और LV साइड की वैल्यू आपको पता है, उसके बाद सेकंड केस में आपको बता दिया कि अब HV साइड पर हम केवल 50 वोल्ट दे रहे हैं और फ्रीक्वेंसी कम कर दिया हम लोगों ने कितना, 25 हर्ट्ज पे। तो मतलब यहाँ पर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन है जिसको आपको चेक करना जरूरी है। ठीक है भाई, चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है। तो लिखा हुआ है कि द कोर फ्लक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, द कोर फ्लक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ओके, कोर फ्लक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर आपको फाइंड करना है। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये, बढ़िया से आप एक बार देख के समझ अगर जाएंगे इसको तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर का HV साइड, ट्रांसफॉर्मर का LV साइड। ठीक, इनिशियली क्या था यहाँ पर, इनिशियली कितनी सप्लाई दे रहे थे हम लोग, तो भाई शुरुआत में यहाँ पर था 100 वोल्ट्स बाई 50 वोल्ट, ये कंडीशन थी। अब कितनी सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर 50 हर्ट्ज पे दे रहे थे हम लोग, ठीक है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी, वोल्टेज V1 जो था आपका 100 वोल्ट्स पर था। ठीक, अब देखिए अब मैं कितनी सप्लाई दूंगा इसको, नाउ आई एम प्रोवाइडिंग इट अ सप्लाई ऑफ 50 वोल्ट्स एट 25 हर्ट्ज। तो एक बात चेक कर लेते हैं हम लोग, अभी दिख रहा है कि यहाँ पर सप्लाई मैंने हाफ कर दिया, हो सकता है कोई डबल या हाफ जैसा कोई रिलेशन आए। ठीक है, इस ऑप्शन में भी ऐसा कुछ दिया हुआ है, डबल भी दिया है, हाफ भी दिया है, 1/4 भी दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जिसको चेक करना जरूरी है, दैट इज व्हाट, वो होता है V/F रेशियो, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी रेशियो। चलिए देखते हैं ये बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, क्योंकि कोर फ्लक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर में चेंजेस तभी आएगा जब V/F रेशियो जो है यहाँ पर बदल जाएगा। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी स्टैब्लिशमेंट अगर बदलेगी तो ऑब्वियसली कोर फ्लक्स में भी चेंज आ जाएगा। पहले तो मैं वही चेक कर लेता हूँ। तो व्हाट इज द V/F रेशियो इन द इनिशियल केस, शुरुआती केस में मेरे पास वोल्टेज था 100, कितनी फ्रीक्वेंसी पर, 50 की फ्रीक्वेंसी पर, तो बोलिए V1/F1 कितना आया, 2 आया, इनिशियल कंडीशन। देन नेक्स्ट V2/F2, सेकेंड कंडीशन जरा देखिए, 50 वोल्ट्स एट 25 हर्ट्ज, व्हाट इज द वैल्यू, इट इज स्टिल 2, मतलब V/F रेशियो तो कांस्टेंट है ना सर्किट में, सर्किट में V/F रेशियो अगर कांस्टेंट है तो फ्लक्स एस्टेब्लिशमेंट का क्या होगा, वो भी कांस्टेंट होगी, फ्लक्स डेंसिटी जो होगी उसकी एस्टेब्लिशमेंट विल बी कांस्टेंट, बिल्कुल क्लियर है। फ्लक्स डेंसिटी एस्टेब्लिशमेंट अगर इस सर्किट के अंदर कांस्टेंट है तो क्या कोर फ्लक्स में कुछ चेंज होगा क्या, अगर बाकी सारा डायमेंशन बाकी सारी चीजें अगर फिक्स्ड है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम यार, नो चेंज विल बी देयर। देखिए पूरा एनालिटिकल था ये वाला क्वेश्चन, प्रॉपर एनालिसिस करके आप एकदम सही आंसर बता सकते थे। थोड़ा भी अगर शॉर्ट की तरफ जाते तो आप यहाँ से डबल या हाफ वाले आंसर पर फंस जाते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था कि इट विल बी सेम एज दैट ऑफ रेटेड फ्लक्स। फोर्थ क्वेश्चन इसी के साथ होता है कंप्लीट। पांचवें सवाल पे हम लोग आ गए, लिखा हुआ है यूजिंग द डेटा ऑफ फिगर ए द करंट आई इन फिगर बी विल बी हाउ मच। थोड़ा सा डायग्राम क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, लिख देता हूं मैं यहाँ पर क्या क्या डेटा है। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पर डेटा क्या क्या गिवन है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10 वोल्ट्स, दिस इज आवर R1, दिस इज R2, दिस वन इज R3 एंड दिस इज R4। यहाँ से 2 एम्पियर की करंट जो है ये जा रही है। सिमिलरली यहाँ पर आपको I पूछा है डाउनवर्ड्स, अगेन द रेजिस्टेंसेज आर ऑल सेम, बस यहाँ जो वोल्टेज है ये वाला ये 20 वोल्ट का है और प्लस माइनस ऐसा लिखा हुआ है, ये 10 वोल्ट का सोर्स है, प्लस माइनस ऐसा लिखा। अगर आप ध्यान से देखें तो पूरी सर्किट के पैसिव एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू और इन द पोजीशन ऑफ द पैसिव एलिमेंट्स। एक ही चीज है जो बदल रही है कि सर्किट ए में आपको बोला सर्किट ए का फिगर ए का जो डेटा है इसी को रेफरेंस के तौर पे यूज करिए और बताइए कि फिगर बी में आई की वैल्यू कितनी होगी, फिगर बी में आई की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट कंडीशन को मैं इस्तेमाल करता हूं। तो फर्स्ट कंडीशन में मुझे दिखा कि 10 वोल्ट का सोर्स यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, मतलब कर रहा है, दिस इज माई एक्साइटेशन वोल्टेज। इसका रिस्पॉन्स कितना मिल रहा है मुझको, 2 एम्पियर का रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये सेम पैसिव सर्किट है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन पे आ जाइए। अब जहां पे मैं रिस्पॉन्स ले रहा था अब उस जगह पे सोर्स लगा दिया और जहां सोर्स था पहले एक्साइटेशन का वहां पर अब रिस्पॉन्स ले रहा हूं। कौन सा थ्योरम है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन से थ्योरम के हिसाब से ये चीजें आ रही है। ठीक, ये थ्योरम के बारे में अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए, फटाफट से बताइएगा कौन से थ्योरम के हिसाब से ये एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स का रिलेशन हम लोग
देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि जब एक्साइटेशन मैंने 20 वोल्ट का दिया तो रिस्पॉन्स क्या मिला इससे मुझे। तो भाई अगर मैं 10 वोल्ट का 10 वोल्ट ही रखता तो रिस्पॉन्स 2 एम्पियर आता। अब मैंने एक्साइटेशन को डबल कर दिया तो मेरा रिस्पॉन्स भी तो डबल हो जाएगा ना, क्योंकि सर्किट के बाकी कोई पैरामीटर नहीं चेंज हो रहे हैं। तो अगर एक्साइटेशन डबल हुआ तो रिस्पॉन्स विल ऑल्सो बिकम 2 टाइम्स। तो पहले जो 2 एम्पियर आ रहा था अब ये 4 एम्पियर का रिस्पॉन्स देगा। दैट इज ऑप्शन सी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कौन से थ्योरम के ऊपर आधारित था ये सिस्टम। तब तक चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, ऑन स्क्रीन लिखा हुआ है, इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ साइन वेव इज 10 ohms 10 पाई देन इट्स एवरेज वैल्यू ऑफ अ साइकिल, देन इट्स एवरेज वैल्यू ऑफ अ साइकिल। आंसर आ गया क्या आप लोगों का कॉपी पर? चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 0। कोई सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सिंपली आप ये देख लीजिए, आपको बोला एवरेज वैल्यू ऑफ एंटायर साइकिल, मतलब एक कंप्लीट एसी साइकिल का एवरेज पूछ लिया। तो हमको इस वेव की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमको ये पता है कि कंप्लीट एसी साइकिल जस्ट बिकॉज इट इज अ सिमेट्रिकल वेव, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल का कंप्लीट एवरेज जो होगा इट विल बी 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस तुरंत के तुरंत आप बनाते चले जाएंगे। अगला सवाल आ गया आपके सामने, ऑन स्क्रीन लिखा हुआ है, एल आर कॉम्बिनेशन है, व्हाट विल बी द पावर ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन फॉर एन एसी सप्लाई, जहां एल की वैल्यू 3 मिली हेनरी है, आर की वैल्यू 4 ओम्स है, और ओमेगा की वैल्यू, डब्ल्यू मतलब ओमेगा दिया हुआ है आपको रेडियंस पर सेकंड्स के फॉर्म में, और वोल्टेज दिया हुआ है। चलिए गिवन डेटा लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, आपको क्या पूछा? पावर पूछा लास्ट में। ठीक, पावर पर आएंगे। फिलहाल के लिए आपको क्या क्या दिया हुआ है? एल की वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ हेनरी, आर की वैल्यू कितनी दे रखा है? 4 ओम्स, ओमेगा कितना दिया हुआ? ये ओमेगा जो है एक्सेल निकालने के काम आएगा। ठीक है, ओमेगा कितना दे रखा है? 1000, और वोल्टेज आपको दे रखा है 100 वोल्ट। ये वोल्टेज ऑब्वियसली वी आर एम एस है। तो पावर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? वी स्क्वायर अपॉन जेड कर सकता हूँ। शॉर्ट में पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जेड। अगर z का फॉर्मूला, z की वैल्यू मुझे मिल जाए तो z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। एक्सएल का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 का स्क्वायर। तो यही होगा एक्सएल। यहाँ ओमेगा रखूंगा ना मैं, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, तो मैं ओमेगा की वैल्यू पुट कर दिया मल्टीप्लाइड विथ इंडक्टेंस की वैल्यू। सो दिस विल बिकम 16 प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9, जो कि होता है 25। रूट के अंदर अगर 25 है तो रूट के बाहर कितना होगा? 5 ओम। आगे z की वैल्यू क्लियर है सभी को? अगर हम z पे पहुंच गए, v की वैल्यू गिवन है, कोई टेंशन लेना नहीं है आपको, सीधे सीधे p की वैल्यू कितनी लिखनी है आपको? 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5, 2000 वॉट। पावर की वैल्यू 2000 वॉट, दैट इज ऑप्शन ए। इज दिस द राइट आंसर? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, मस्त बन जाएगा सभी से। एकदम शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से सॉल्व करिएगा। ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ वो तरीका बताने का जो एकदम ईजीएस्ट हो, जो सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में आपको आंसर दे सके। आप और भी अलग मेथड से बना सकते हैं चाहें तो। ठीक है, सबके सॉल्व करने का तरीका और डिफरेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल मशीन का क्वेश्चन आया हुआ, लिखा हुआ है सेपरेटली एक्साइटेड 200 वोल्ट का डीसी मोटर है जो रन कर रहा है एट स्पीड ऑफ 1500 आरपीएम एट द नो लोड करंट ऑफ 5 एम्पियर। इसकी नो लोड करंट जो है वो 5 एम्पियर की। देखिए हमारे पास एक नो लोड का डेटा आ गया। व्हेन ऑपरेटेड एट फुल लोड, तो नो लोड एक तरफ है, एक तरफ फुल लोड का डेटा भी दे रहा है। ठीक है, अब फुल लोड का डेटा आपको क्या बता रहा है? द करंट इज फाउंड टू बी 50 एम्पियर। तो आई नो लोड जो है वो कितना है? 5 एम्पियर है। सिमिलरली आई फुल लोड जो है वो कितना है? 50 एम्पियर है। ठीक, स्पीड कितनी है इसकी? स्पीड जो है 1500 आरपीएम की है। ठीक है, 1500 आरपीएम पर ये रन कर रहा है, और जब डीसी वोल्टेज जिस पर एक्साइट हो रहा है दैट इज 200 वोल्ट्स। ठीक, so when operated at full load the current is this much. Now assuming a constant flux operation, constant flux operation बोल के बहुत आसान कर दिया इसने क्वेश्चन को, with the armature resistance of 0.2 ohms. ठीक, देखिए कांस्टेंट फ्लक्स ऑपरेशन से मैं क्यों खुश हुआ उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। कांस्टेंट फ्लक्स ऑपरेशन से मुझे एक चीज़ बहुत बढ़िया से क्लियर हो गई कि यहाँ पर देखिए, जो मैं ईएमएफ का जो इक्वेशन लिखता, ई इज इक्वल टू वी टोटल माइनस आई ए आर ए, ये लिखता मैं इक्वेशन। तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स का सीन जो है मुझे अब कैसा दिखेगा पता है? अब मुझे दिखेगा E1 अपॉन N1 इज इक्वल टू E2 अपॉन N2। क्यों? क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है यहाँ पर, फ्लक्स जो है दैट इज कांस्टेंट। तो मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ, मुझे बाकी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है।
अच्छा ठीक है, तो इसके लिए मुझे E1 और E2 चाहिए होगा। अब E1 E2 क्या क्या चीज़ें हैं भाई? तो एक नो लोड कंडीशन का ईएमएफ है, दूसरा फुल लोड कंडीशन का ईएमएफ है। N1 N2 क्या चीज़ है? N1 जो है वो एक नो लोड कंडीशन का नंबर ऑफ वो है, स्पीड है, रोटेशंस है। और N2 जो है वो फुल लोड कंडीशन की स्पीड है। पूछा क्या क्वेश्चन में? कैलकुलेट द फुल लोड स्पीड, यानी N2 पूछा है। बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बनता है इसके हिसाब से? फॉर्मूला बनता है N2 इज इक्वल्स टू E2 इंटू N1 अपॉन E1। बस यही तो चाहिए मुझको, लेकिन ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो, आपको N1 दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज गुड। E1 E2 तो नहीं दिया है ना, वो फाइंड कर लेते हैं। चलिए पहले E1 निकालते हैं। E1, ठीक। E1 की वैल्यू कैसे निकालें? तो भाई ये नो लोड कंडीशन की ईएमएफ है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा सबसे पहले इसका वोल्टेज 200 माइनस आई ए इंटू आर ए। आई ए कितना है देखिए, आई ए की वैल्यू कितनी हमको दिख रही है नो लोड कंडीशन पर? 5 एम्पियर। आर ए कितना है? आर्मेचर रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, ये तो नहीं बदलेगा, 0.2 दोनों कंडीशन पर सेम रहेगा, इंटू 0.2। ठीक, तो E1 की वैल्यू आ गई 200 माइनस 5 टू ज़ा 10 यानी कि 1। सो E1 की वैल्यू आ गई कितनी? 199 वोल्ट। फर्स्ट कंडीशन आ गया। चलिए ऐसे ही अब यहाँ पर मेरे साथ साथ E2 भी फाइंड कर लीजिए। कहीं पर स्पेस है क्या? चलिए इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पर E2 फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। फुल लोड कंडीशन अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 200 माइनस आई ए आर्मेचर करंट। इस बार फुल लोड पर ये कितना है? 50 है। और आर्मेचर रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। सो इट विल बी 0.2। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, इट विल बी E2 इज इक्वल टू 200 माइनस 5 टू ज़ा 10, और एक जीरो भी है तो 10.0 हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ E2 विल बी इक्वल टू 190। ये सब वोल्ट्स में, ये भी वोल्ट्स में, ठीक। अब जरा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। नाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ N2 इज इक्वल्स टू E2 इंटू N1 यानी 190 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई E1 यानी 199। थोड़ी देर के लिए आप इसको 200 मान लीजिए। 199 से कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत जाएगी, तो कुछ देर के लिए आप इसको 200 मान लीजिए और 200 के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। तो 2 जीरो यहाँ कटा, 2 जीरो ऊपर कट गया, 2 के टेबल से आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये 7.5 आएगा। अब 7.5 को आप इससे 19 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 14 से थोड़ी बड़ी वैल्यू जो है वो दे देगा। 19 मतलब 20 मान लो थोड़ी देर के लिए इसको, तो ये 14 से ऊपर की ही वैल्यू देगा, लेकिन 15 से नीचे की वैल्यू देगा। तो 14 से ऊपर और 15 से नीचे का डेटा कहाँ पर है? ये तो 1400 है, ये हो नहीं सकता। 15 से ऊपर है नहीं, ये भी नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है मेरे पास, 1432। तो मैं अप्रोक्सीमेशन से बोल रहा हूँ आपको कि आंसर ऑप्शन सी आएगा। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि एग्जैक्टली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। बट मैं 100% श्योर हूँ कि इसको सॉल्व करके आप इसी सी ऑप्शन पर पहुंचेंगे। मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेथड अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो बेस्ट है, तब मस्त है। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ऑन स्क्रीन लिखा हुआ है, विच टाइप ऑफ ब्रेकिंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन द ड्रिवन लोड forces the motor to run at a speed higher than its no load speed with a constant excitation। constant excitation के साथ, constant excitation के साथ आपको ये बताना है कि अगर कोई ब्रेकिंग हम प्रोवाइड करें किसी ऐसी कंडीशन पे जहाँ पे जो ड्रिवन लोड है वो फोर्स कर रहा है मोटर को टू रन एट अ स्पीड हायर देन इट्स नो लोड स्पीड, मोटर की नो लोड स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड पर उसको चलने के लिए मजबूर कर रहा है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे कौन सा ब्रेकिंग मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए बेसिकली यही कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, इसलिए ताकि मोटर जो है वो एज अ जनरेटर ऑपरेट करने लग जाए। जब उसकी शाफ्ट स्पीड जो है या जब उसकी जो जो रनिंग स्पीड जो है वो उसकी नो लोड स्पीड को जब पार कर जाएगी तो वो उसको मोटरिंग मोड से जनरेटिंग मोड में लेकर के चला जाएगा। अब वो एनर्जी जनरेट करने लग जाएगा और यही जनरेटेड एनर्जी हम लोग वापस से प्रोवाइड कर देंगे अपने सोर्स को या बैटरी को, जो जिसको कि चार्ज होने के लिए आप उस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है वो बहुत एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है इस हिसाब से। तो ब्रेकिंग का ब्रेकिंग भी मिल जाता है और एनर्जी आपको काफ़ी हद तक वापस भी मिलने लग जाती है, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हम लोग। लिखा हुआ है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन 9.55 मल्टीप्लाइड विथ आउटपुट अपॉन एन। अच्छा अच्छा, मशीन का ही क्वेश्चन है, वेयर एन इज इन आरपीएम। ओके ठीक है, समझ गए। इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो ऐसा रिस्पॉन्स देता है कि 9.55 मल्टीप्लाइड विथ आउटपुट अपॉन एन, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। चलिए ऑप्शन देखिए आप लोग, पहले आंसर बताइए फिर मैं बताऊंगा आंसर।
ऑप्शन देख करके आपके माइंड में आंसर आ गया क्या? पहला ऑप्शन है बैक ईएमएफ, दूसरा ऑप्शन इज मैक्सिमम एफिशिएंसी, थर्ड ऑप्शन इज आर्मेचर टॉर्क एंड लास्ट ऑप्शन इज शाफ्ट टॉर्क, टीएसएच से जिसको डिनोट करते हैं। ठीक, बैक ईएमएफ में ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं आता है, तो बैक ईएमएफ को तो हटा दो। अब टॉर्क लग रहा है मुझे, देखिए मैक्सिमम एफिशिएंसी में भी आउटपुट अपॉन एन नहीं होता, आउटपुट अपॉन इनपुट के फॉर्म में होता, तो एक बार सोचते हैं हम लोग, तो मैक्स एफिशिएंसी भी नहीं है, या तो सी ऑप्शन है या तो डी ऑप्शन है। सही क्या है इसके अंदर? सही क्या है? अब देखते हैं, आप लोगों ने कॉपी में अपना आंसर लिख लिया क्या? कॉपी में आप लोगों ने आई होप कि आंसर लिख लिया होगा कि क्या आपका आंसर आ रहा है। देखिए मैं ये चीज़ करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम पर सही सॉल्व करना जरूरी है। राइट सॉल्व करना इज़ अ डिफरेंट थिंग और ऑन टाइम करेक्ट सॉल्व करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो एग्जाम में विन विन सिचुएशन अगर आपको चाहिए तो यही करना पड़ेगा आपको कि आप करेक्ट समय के अंदर आप सही आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, ये चेक करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जेई वगैरह के पेपर ना इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं कि ना निकले, वो सारे के सारे क्वेश्चन पूरे 200 के 200 क्वेश्चन आप बना के आ सकते हो वहाँ पर। बस दिक्कत ये है कि टाइम जो है वो गड़बड़ करवाता है आपसे। चलिए डन, तो अब इस क्वेश्चन का सलूशन बताने की बारी है। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में बात हो रही है टॉर्क की, और टॉर्क से मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो आर्मेचर टॉर्क होता है, आर्मेचर टॉर्क जो होता है वो कभी भी 100% हमको बाहर नहीं मिलता है। आर्मेचर टॉर्क, या जिसको कि टाउ ए हम लोग बोलते हैं, या इसी को टाउ जी भी बोला जाता है ना, ग्रॉस टॉर्क भी इसको बोलते हैं, ये 100% हमको यूज़ करने के लिए बाहर शाफ्ट पे नहीं मिलता है। तो फिर तो क्या होता क्या इस टॉर्क का? तो इसका कुछ हिस्सा जो होता है वो वेस्ट हो जाता है, इसका पूरा का पूरा 100% एक्सट्रैक्शन जो है वो नहीं मिलता है हमको। ठीक है, तो जैसे मान लो फ्रिक्शनल लॉसेज हैं, आयरन लॉसेज हैं, इनको ओवरकम करने में उसका कुछ हिस्सा वेस्ट हो जाता है। तो हमको जो बाहर मिलता है वो क्या होता है? जो बाहर मिलता है वो टाउ एस एच कहलाता है, मतलब शाफ्ट टॉर्क। ये तो क्लियर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि टाउ एस एच हमेशा छोटा रहेगा टाउ ए से या आर्मेचर टॉर्क से। ठीक, और दूसरा चीज़ कि टाउ ए माइनस टाउ एस एच अगर मैं कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है? लॉस्ट टॉर्क। हालांकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ तक का बेसिक्स आपको क्लियर है। ठीक है, कि लॉस्ट टॉर्क अगर निकालना है तो आर्मेचर टॉर्क माइनस शाफ्ट टॉर्क करिए। ठीक है, कि भाई हमको इसकी शाफ्ट पर जो मिल रहा है वही इफेक्टिव टॉर्क है, उसी का हम यूटिलाइज कर सकते हैं किसी लोड को ड्राइव करने के लिए। ठीक, अब जरा पावर के इक्वेशन पे आइए। देखिए हमको पता है पावर इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू एंगुलर स्पीड या ओमेगा। पावर इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू एंगुलर स्पीड ओमेगा, इस फॉर्म में हम लोग इसकी पावर को शो करते हैं। ठीक, तो इसका मतलब टॉर्क जो हो गया इसको पावर अपॉन ओमेगा में लिख सकता हूं। ठीक, अब ये जो टॉर्क है मैं कौन से टॉर्क की बात करूंगा? अब मुझे ग्रॉस टॉर्क से तो कोई मतलब है नहीं, आर्मेचर टॉर्क से मतलब नहीं है मुझे, किससे? मुझे शाफ्ट टॉर्क से मतलब है। तो मैं लिखूंगा टाउ एस एच इज इक्वल्स टू पी अपॉन ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू जरा देख लीजिए क्या है। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πn अपॉन 60। ठीक, 2πn अपॉन 60 आरपीएम में है, तो 2πn अपॉन 60 लिख सकता हूँ। इसको जरा यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं। तो देयरफॉर आई विल गेट टाउ एस एच इज इक्वल्स टू पी इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2πn। और टाउ एस एच की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, देखिए 60/2π, 60 अपॉन 2π, 60 डिवाइडेड बाई 2π अगर मैं करूंगा तो मुझे 9.5 की वैल्यू मिलेगी। 30 अपॉन पाई सॉल्व कर लीजिए, 9.5 आपको मिलना है यहाँ से। तो वी विल गेट 9.5 टाइम्स ऑफ पावर डिवाइडेड बाई एन। कौन सा पावर? आउटपुट पावर। ये आपका आंसर है, ये आपका क्वेश्चन है। देख लीजिए मैच हो गया क्वेश्चन और आंसर दोनों के दोनों। तो सही आंसर किसका निकल के आया? ये टाउ एस एच, दैट इज द शाफ्ट टॉर्क। आर्मेचर टॉर्क नहीं है, आर्मेचर टॉर्क नहीं। टाउ आर्मेचर टॉर्क के लिए आप क्या लिखते हैं? टाउ ए इज इक्वल टू 5ZP आई ए अपॉन 2π ए, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो इंटरनल सर्किट के फॉर्म में उसका एक अलग एक्सप्रेशन बन के आता है। लेकिन यहाँ पर जिसकी बात हो रही है दैट इज द शाफ्ट टॉर्क, कि भाई उसके शाफ्ट पे कितना टॉर्क मिलेगा हमको, तो शाफ्ट पे इतना टॉर्क मिलेगा। इसका एक्सप्रेशन जो है वो आउटपुट पावर अपॉन एन के फॉर्म में मल्टीप्लाइड विथ 9.5 के फॉर्म में आप बताते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, और 11वां सवाल भी मशीन से ही है। लिखा हुआ द डीसी शंट मशीन डेवलप्स एसी ईएमएफ ऑफ 250 वोल्ट्स एट 1500 आरपीएम, फाइंड द टॉर्क डेवलप्ड फॉर एन आर्मेचर करंट ऑफ 50 मिली एम्पियर।
सेम टॉपिक से ही है ये भी सवाल, ठीक है, सेम टॉपिक से ही है, बस आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेट करके बताना है यहाँ पे, और कुछ नहीं। पहली बार डीसी शंट मशीन है यहाँ पर, ठीक। एसी ईएमएफ, आपको ईएमएफ की वैल्यू दे दिया, आपको आरपीएम दे दिया, देखिए क्या क्या डेटा दिया हुआ है, एकदम आराम से मस्त तरीके से बनाएगा। देखिए आपको ईएमएफ यहाँ पर दिया हुआ है 250 वोल्ट्स, आपको आरपीएम यानी स्पीड की बात कर रहा है यहाँ पर 1500 आरपीएम दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द टॉर्क डेवलप्ड फॉर द आर्मेचर करंट, आपको आर्मेचर करंट भी दे दिया, कितना है 50 मिली एम्पियर। अब देखिए हमको पता है कि टाउ इज इक्वल्स टू पी बाई ओमेगा के फॉर्म में लिखते हैं। टाउ की वैल्यू कैसे लिखते हैं हम लोग, पी अपॉन ओमेगा के फॉर्म में। आपको क्या बोलता है, फाइंड द टॉर्क डेवलप, यही टाउ की वैल्यू ही फाइंड करनी है हमको, ठीक है, अल्टीमेटली यही टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उसके लिए पहले पावर फाइंड करना पड़ेगा। तो हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड द पावर, पावर इज इक्वल्स टू वी आई, दैट इज 250 मल्टीप्लाइड विथ 50 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 एम्पियर। लिख लीजिए इसको। तो 5 5 25, दिस होल वैल्यू, अगर -3 को मैं ना ध्यान दूँ अभी, तो 12500 की वैल्यू मिली एम्प्स के फॉर्म में आ जाएगी। ये आ गई मेरे पास पावर। अच्छा, पावर के बाद अब अगर मुझे ओमेगा फाइंड करना है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एन अपॉन 60, यानी 2 पाई इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 60। 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 5 जा 0 15। अब 50 इंटू पाई, ओमेगा की वैल्यू मेरे पास कितनी है 50 इंटू पाई, जो कि 157 पॉइंट समथिंग के आसपास का डेटा बताएगा। मैं क्वेश्चन अगर आप रेगुलरली सॉल्व करते रहेंगे तो इस डेटा से आपको याद हो जाएगा कि ऑलमोस्ट इतने के आसपास का कुछ डेटा आता है। तो 157.0708 के आसपास कुछ डेटा देगा ये, चलो जितना भी है। अब आपको टाउ की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो टाउ इज इक्वल्स टू 12500 डिवाइडेड बाई 157.08, ठीक। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। सॉल्व कर दीजिए। अब ध्यान रखिएगा ये मिली एम्प्स में है ना, इसको भूलिएगा मत, दिस इज अवेलेबल इन मिली एम्प्स, तो उस हिसाब से आप इसको सॉल्व करिएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 7, वही 0.07 के आसपास अगर चेंज करते हैं, और नहीं चेंज करते हैं तो 79 के आसपास का डेटा आपको देगा ये, 79 पॉइंट समथिंग। पॉइंट में मैं नहीं आ रहा हूँ, डायरेक्टली आंसर देखते हैं। तो 79.6 यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन में, तो मैं उसी को ही टिक करूंगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मुझे वही दिखाई देता है। क्लियर। तो कैसे कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने देखा, ईएमएफ, एन और आई ए, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इस फॉर्मूले के ऊपर टिका हुआ है। टाउ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है पावर डिवाइडेड बाई ओमेगा, एंगुलर स्पीड के फॉर्म में। एंगुलर स्पीड निकालने के लिए 2 पाई एन अपॉन 60 हम लोग यूज़ किए, और पावर निकालने के लिए वी आई का इस्तेमाल किए। वी दिया हुआ था, आई दिया हुआ था, मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड करके टाउ के फॉर्मूले से आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर यहाँ तक आपने सही बना लिया तो अगला क्वेश्चन आ रहा है बाउंसर। अब इसमें जो है, या तो आप 6 रन लगाइए और या तो फिर 6 रन लगाइए। आउट होने का तो कोई सीन ही नहीं है ना दोस्त, आउट होने का कोई सीन ही नहीं है, 6 रन तो लगाना ही पड़ेगा इसमें, और कोई ऑप्शन नहीं। अब जब बाउंसर आ ही गया है तो घुमाओ बैट और लगाओ 6 रन। चलिए ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं डायरेक्शन आपको शो कर देता हूँ, ये डायरेक्शन है, और बाकी सारी चीज़ें तो विजिबल होंगी मुझे ऐसा लग रहा है। कंप्यूटर स्क्रीन पर मुझे दिख रहा है कि हाँ ठीक है, बाकी डेटा विजिबल है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नेटवर्क का क्वेश्चन नहीं है, फॉर द सर्किट शोन बिलो द वैल्यू ऑफ I1 विल बी, यहाँ से I1 करंट जा रही है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है इस सर्किट के लिए। चलिए इस सर्किट को जरा सा लेकर के चलते हैं अगले पेज पे। थोड़ा सा देख करके सर्किट जो है घबराहट देने वाला दिख रहा होगा तो भी घबराना नहीं, क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आपको बस केवल I1 की वैल्यू बतानी है, ठीक है, एकदम टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ईजी है। ये देखिए, अब इसको शुरू करते हैं हम लोग। I1 बताने के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड की सर्किट, जो इधर तो मुझे डिपेंडेंट सोर्स वगैरह दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं, एक तरफ से सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। ये लेफ्ट साइड की सर्किट जो है, इसको अगर सिंप्लीफाई कर सके तो बात बन जाएगी। 10 वोल्ट टोटल है इस पूरे के अक्रॉस, आधा आधा दोनों में डिवाइडेड है, 5 वोल्ट दोनों तरफ है, ठीक। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर से जो पोटेंशियल है वो 5 है। वैसे आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, अपनी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से आपको जितना कैलकुलेशन लेंदी करना है आप कर सकते हो। वैसे आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ पे 5 और 5 का मिलेगा आपको अभी फिलहाल वोल्टेज, ठीक है। हालांकि ये किलो ओम्स में है तो ध्यान रखिएगा कि वो मिली के फॉर्म में आपको डेटा दिख रहा है। तो I इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट I, पहले मैं वोल्टेज बताता हूँ आपको। वोल्टेज V इज इक्वल्स टू 10, अच्छा तो मिली नहीं, एग्जैक्टली नॉर्मल वोल्ट्स में ही मिलेगा आपको, क्योंकि ऊपर भी 10 है किलो ओम्स का, डिवाइडेड बाई 10 + 10, सो दिस इज 100/20 एंड फर्दर इट इज इक्वल्स टू 2 5 10, 5 वोल्ट्स, वोल्ट्स का वोल्ट्स ही रहेगा ये।
तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल मुझे यहाँ दिख गया, और इस पोटेंशियल के साथ साथ अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखूं तो इस पॉइंट के होने की वजह से ये वाला जो सेक्शन है मुझे 10 पैरेलल टू 10 का दिख रहा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने का आएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 10 पैरेलल टू 10, दैट इज इक्वल्स टू 5 किलो ओम्स। अच्छा, ये मैं किस ग्राउंड पे कैलकुलेट कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बता दूं। आप सोच रहे होंगे कि सर इसको किस बेसिस पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो। मैं इस पोर्शन को डिवाइड कर दिया यहाँ से, मैंने ऐसा मानिए थोड़ी देर के लिए कि मैंने इस सर्किट को काट दिया यहाँ से। अब इसको काट दिया मैंने तो ये सर्किट मेरी कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। 10 है, 10 किलो ओम, दिस इज ऑल्सो 10 किलो ओम। ठीक है, इसको कट करने के बाद ये एक ए पॉइंट बन गया, इसके रेफरेंस पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक, तो अब आपको यहाँ से समझ में आएगा प्रॉपर। तो 5 किलो ओम का मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वोल्टेज मेरे पास कितने का दिख रहा है, 5 वोल्ट। इसी सर्किट को मैं दोबारा से रीड्रॉ करूंगा आपके सामने। अब ध्यान से देखिएगा, कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो भी ध्यान से देखिएगा, समझ में आने लग जाएगा ग्रेजुअली। अब देखो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, 5 वोल्ट का सोर्स, इसके साथ सीरीज में 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस। ये पहुंच गया मैं ए पॉइंट पर यहाँ तक। ठीक है, ये इतना पोर्शन रिजॉल्व होकर उसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक, अब आगे देखिए क्या है। अब इसके आगे मेरे पास है यही वाला वोल्टेज सोर्स, इधर प्लस इधर माइनस, 0.7 वोल्ट्स का सोर्स। ठीक है, और इसके ठीक नीचे 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बाकी का सर्किट हटाइए, इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, ठीक है, यहाँ तक का सर्किट आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। ऐसी सर्किट बन गई होगी आपके पास। एक चीज़ मिसिंग है, ऊपर का पोर्शन, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। और देखिए वहाँ पर एक करंट सोर्स है, मतलब ऑब्वियसली डिपेंडेंट वाला ही है लेकिन है तो करंट सोर्स ना। ऐसे डाउनवर्ड्स करंट आ रही है, लिखा हुआ है 10 टाइम्स ऑफ I1। ये वाला करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स अगर सीरीज में है तो आप किसका इफेक्ट देखते हैं। कल की क्लास में भी एक क्वेश्चन बनाए थे हम लोग ऐसा, तो आपको आई होप याद होगा। आप करंट सोर्स का इफेक्ट देखते हैं इसके लिए, और करंट सोर्स का इफेक्ट देखते हैं तो आपको यहाँ से I1 पूछा हुआ है, यहाँ से 10 I1 है, दोनों के दोनों आके जब यहाँ मिलते हैं तो नीचे कितना करंट जाएगा, 11 टाइम्स ऑफ I1। इतना रिलेशन मुझको दिख रहा है। अब करना कुछ नहीं है, मुझे सिंपली यहाँ पर KVL अप्लाई करना है, जस्ट KVL। I1 पूछा है ना, KVL अप्लाई कर दीजिए राउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलिए, तो मैं लिखूंगा बाय KVL, बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखिए क्या लिखेंगे इसको, +5, उधर क्या लिखूंगा, -5, -5 टाइम्स ऑफ I1। ठीक है, उसके बाद -0.7, यहाँ पर -0.7 वोल्ट, और इधर क्या लिखूंगा, -11 I1 इंटू 1। तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, छोड़ दिया मैंने उसको। ऐसा ये किलो में है, अपने को ध्यान में रखना है, इज इक्वल टू 0। तो अब देखते हैं यहाँ से I1 की वैल्यू निकल जाएगी क्या, 5 माइनस 0.7, सो दिस इज 4.3, और 11 और 5 हो गया 16 I1 इज इक्वल टू 0। सो I1 विल बी इक्वल टू -4.3 -16, माइनस माइनस साइन कट गया और 4.3 डिवाइड बाई 16 की वैल्यू यहाँ पर बचेगी। तो मतलब ये हो गया 43 डिवाइडेड बाई 160। और हाँ, ये 160 जो है ये किस फॉर्म में आपको डेटा देगा, ये माइक्रो के फॉर्म में डेटा देगा। ठीक, क्योंकि उधर जो रेजिस्टेंस जिससे हम लोग जिसको 5 लिखे हुए हैं वो किलो ओम्स में है, ये भूलिएगा मत, ये आखिरी में ध्यान रखना है। तो 43/160 एम्पियर का आंसर जो है वो दिख रहा है यहाँ पे, 43/160 मिली एम्पियर। मिली भूलिएगा मत, नहीं तो हो सकता है कभी क्वेश्चन में, अभी इस क्वेश्चन में तो नहीं दिया है ऐसा, लेकिन किसी जगह पे ऐसे सेम डेटा रहे लेकिन बगल में एम्पियर लिखा रहे, कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक, फंसना नहीं है हमको, बन जाएगा आप सभी से ये वाला क्वेश्चन, बनना ही है यार। तो क्वेश्चन दिखने में जितना खतरनाक दिख रहा था, सॉल्व करने में एकदम छोटा सा क्वेश्चन निकला। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चंस लेकिन आप लोग सॉल्व करते जाएं, ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में देखने पे हमेशा क्वेश्चंस आसान ही लगते हैं। जैसे अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप खुद से सॉल्व करिए, और मेरे से पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए। आप अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, ऑब्वियसली रिकॉर्डेड ही देख रहे हैं, तो इसको वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। जैसे ही क्वेश्चन मैं ऐसे लेकर के आता हूँ ना, रोक दीजिए वीडियो को, खुद से सॉल्व करिए, और खुद से सॉल्व करने के बाद अब देखिए एक्सप्लेनेशन। अगर आपसे सॉल्व होकर आंसर आ गया तो मत देखिए एक्सप्लेनेशन, टाइम बचाइए, स्किप कर दीजिए एक्सप्लेनेशन को। अगर आपसे नहीं सॉल्व होकर क्या आया या डाउट है कि क्या आंसर आता है तो 2 सेकंड का समय लगेगा, फटाफट से स्पीड में देख लीजिए वीडियो, तो क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन द एसी नेटवर्क शो इन द फिगर द फेजर वोल्टेज वी ए बी इन वोल्ट्स, वी ए बी, ठीक है, डेटा पूरा विजिबल है ठीक से, ओके। 5 एट एन एंगल 30 डिग्री एम्पियर, ये करंट जो है ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है, 5 एट एन एंगल 30 डिग्री एम्पियर इसकी वैल्यू है, ठीक। इधर 5 माइनस J3, इधर +5 प्लस J3, इंडक्टर है कैपेसिटर है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। मुझे फेजर वोल्टेज वी ए बी की वैल्यू पूछा है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले दोनों का इंपीडेंस टोटल कर देता हूँ। ये इसका इंपीडेंस Z1 है और इसका इंपीडेंस अगर Z2 है, कन्वेंशनल तरीके से मैं बनाता हूँ, Z इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस J3 इंटू 5 प्लस J3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस J3 प्लस 5 प्लस J3, Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, पैरेलल है, वैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको। अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आई विल गेट Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 और 5 3 ज़ा 15 प्लस J15 माइनस 3 5 ज़ा 15, सो माइनस J15, और ये हो जाएगा माइनस J का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाई, इधर क्या बचा, 5 और 5 10, और इसको J वाले टर्म्स को आप अलग सॉल्व करोगे तो प्लस J माइनस J3, तो 0 हो गया था, मतलब 10 ही बच रहा है, ठीक है, 10 प्लस 0। तो अब ऊपर भी मैं देखूं तो 15 और 15 प्लस 15 माइनस 15 कैंसिल आउट हो गया, और माइनस J का स्क्वायर यानी माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये माइनस और माइनस दोनों मिला के +1 बना देगा, तो मेरे पास बच गया Z इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 25 प्लस 9 अपॉन 10, प्लस होगा ना, हाँ 25 प्लस 9 अपॉन 10, एकदम एग्जैक्टली सही चल रहा है। अब 25 और 9 कितना हो गया, 34, 34 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 3.4, या ऐसे भी छोड़ सकते हो आप, तो 3.4 जो है दैट इज माई Z इक्विवेलेंट। इससे फायदा क्या हुआ, कुछ तो फायदा हो रहा होगा ना इससे, चलो देखते हैं। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे वोल्टेज फाइंड करने बोला, ठीक, इक्विवेलेंट इंपीडेंस आ गया, टोटल वोल्टेज निकाल दूं, इससे कितना बन रहा है, तो V टोटल इज इक्वल्स टू I इंटू Z, भाई I कितना है 5, अगर खाली मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं, और Z कितना है 3.4, 5 3 जा, अच्छा चलो 5 4 जा 20 0 2, 5 3 जा 15 16 17, 17.0 की मैग्नीट्यूड आ रही है। फेज एंगल आप अपनी श्रद्धा भक्ति से कैलकुलेट कर लीजिए, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन में खाली मैग्नीट्यूड से ही काम बन जाना है, खाली बस मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लीजिए, उतने से ही आपका काम बन जाएगा, आपको फेज एंगल पर जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जाना पड़ जाए तो उसका भी कैलकुलेशन आप अलग से कर सकते हैं, ठीक है, जे के फॉर्म में आप उससे भी अलग से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक। कॉस फाइज इक्वल्स टू R अपॉन Z कर सकते हैं क्या पूरे सर्किट का, या फिर tan इनवर्स B बाई ए कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, और हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर। फिर से नेटवर्क का क्वेश्चन आया हुआ है, नेटवर्क के ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को बिल्कुल छोटे छोटे तरीके से सॉल्व करना है आपको। इन द सर्किट शोन बिलो द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 2.5 मिलीकूलम विथ द वोल्टेज पोलैरिटी एज इंडिकेटेड, क्या है भाई वोल्टेज पोलैरिटी, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, पोलैरिटी पे ध्यान देना है आपको यहाँ पर, ठीक है भाई। द स्विच इज क्लोज्ड एट टाइम t इक्वल्स टू 0, द करंट IT एट द टाइम t आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड इज हाउ मच। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समय लेगा लग रहा है, तो इसको लेकर के चलते हैं बोर्ड पर और वहीं पर सॉल्व करते हैं इसको। चलिए ये आ गए हम अपने सॉल्विंग बोर्ड पर, अब इसको ज़रा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं एक बार। इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर 2.5 मिली कूलम का शुरुआती चार्ज इस कैपेसिटर पे बनता है, ठीक, जिसमें वोल्टेज पोलैरिटी जैसी दिखा रहा है वैसी दिखा रहा है, ठीक। द स्विच इज क्लोज्ड एट टाइम t इक्वल्स टू 0, मतलब t इक्वल्स टू 0 से पहले का क्या कंडीशन था, स्विच खुला था, स्विच खुला था, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा, जितनी चार्ज यहाँ पे बता रहा है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ वोल्टेज तो बना होगा, ठीक। जैसे ही स्विच को बंद करोगे ये अपने स्टेडी स्टेट कंडीशन को अटेन करेगा, स्टेडी स्टेट कंडीशन को अटेन करेगा तो इसका मतलब ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा तो कितनी वोल्टेज दिखाएगा, 100 वोल्ट दिखाएगा, ठीक है। छोटा मोटा कंसेप्ट इसका तो समझ आ गया, हमको देखना है कि कैलकुलेशन कैसे होगा। तो इनिशियल कंडीशन पे, इनिशियल कंडीशन इनिशियल कंडीशन एट आई अल्फा, ठीक है, ये स्विच बंद होने से पहले की कंडीशन की मैं बात करता हूं, ठीक। अच्छा चलो करंट भी बाद में निकालेंगे, पहले तो वोल्टेज पे आते हैं। इनिशियल कंडीशन पे सबसे पहले तो मैं लिखता हूं V इज इक्वल टू Q बाई सी, कैपेसिटर के केस में चार्ज कितना मुझे बोल रहा है, 2.5 मिली कूलम था जहां तक मुझे याद आ रहा है, यस सेम है। देखिए चार्ज 2.5 10 रेज़ टू द पावर -3,
और कैपेसिटेंस कितना है इसका, 50 माइक्रोफैरड का है, 50 10⁻⁻⁶। सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको हटा के एक जीरो लगा दीजिए, ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 25/500 इंटू 10⁻³ ऊपर चला गया, ठीक है। तो 10⁻³ ना लिख के इसको सीधे 1000 लिख दीजिए, कैंसिल आउट करना इजी रहेगा। एक ज़ीरो मैंने गलती से ज़्यादा लगा दिया यहाँ पे, आप एक ज़ीरो को कम रखिएगा। हाँ, 10⁻³ अब जाके सही है। तो 5 इंटू, एक ज़ीरो रह गया लेकिन फिर भी, हाँ 5 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 50 वोल्ट्स। तो आपको इनिशियल कंडीशन पे ये कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी वो मिल गया आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं t इक्वल्स टू 0 जहाँ पर स्विच बंद हो रहा है। अभी हमको कितना वोल्टेज मिलेगा, 50 वोल्ट। पोलैरिटी ध्यान में रखिएगा, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ये आगे चल के बहुत काम करने वाला है। ये जब टाइम कांस्टेंट वगैरह भी आप निकालेंगे तो ये बड़ी काम की चीज़ होगी, है ना, इसका कुछ यूज़ करेंगे हम लोग वहाँ पर, ठीक है भाई। तो अब देखते हैं इसके आगे। तो इनिशियल कंडीशन पे तो आपको मिल गया ये केस। अब सेकंड केस पे देखते हैं, एट आई द वैल्यू ऑफ I0 एट t इक्वल्स टू 0। तो t इक्वल्स टू 0 पर ये स्विच बंद हो जाता है, आपका सिस्टम जो है वो स्टेडी स्टेट पर पहुंचता है, कैपेसिटर अपना स्टेडी स्टेट अटेन करेगा। ये ट्रांजिएंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस होते हैं और तरीका इनका ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है, एकदम मस्त से आप सॉल्व कर सकते हैं। स्टेडी स्टेट अपना जैसे ही अटेन करेगा, तो अब बताइए यहाँ पर टोटल करंट जो है वो कितनी जाएगी, टोटल करंट जो है उसकी वैल्यू कितनी जाएगी। तो भाई इनिशियल करंट कितनी, इनिशियल करंट देखिए आपकी कितनी है यहाँ पर, इनिशियल करंट मैंने पिछले केस में नहीं निकाला तो मैं यहाँ पे फाइंड कर देता हूँ उसी को। इनिशियल करंट I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज यानी 100 प्लस इसका 50 प्लस, क्यों, डायरेक्शन देख लीजिएगा, क्लॉकवाइज जाऊंगा तो भी प्लस दिखेगा मुझे, पोलैरिटी उल्टी नहीं है। तो 100 प्लस 50 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितने का है, 10 का है, तो 150/10 दैट इज इक्वल टू 15 एम्पियर। ये इनिशियल करंट थी, ठीक है, एट अल्फा बोल सकता हूँ। अभी इस कंडीशन में फाइनल करंट कितनी आएगी, एट t इक्वल्स टू 0 I0 की वैल्यू, I0 की वैल्यू कितनी होगी, तो भाई 0 एम्पियर होगी। ऐसा क्यों हो गया सर, है ना, दिमाग में आएगा कि सर ऐसा हुआ क्यों। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब स्टेडी स्टेट पे आप पहुंच गए, आपका कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो ओपन सर्किट होगा तो करंट जो होगी वो कैसे फ्लो होगी, इसके थ्रू, नो करंट विल बी देयर, सो वैल्यू ऑफ करंट विल बिकम नाउ 0। अच्छा, वोल्टेज ये अपना 50 वोल्ट मेंटेन करने की कोशिश करेगा, एनी सडन चेंज विल बी अवॉइडेड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटर। तो एनी सडन चेंज इन दिस पोटेंशियल विल बी ऑब्लिगेटेड बाय दिस कैपेसिटर या ऑब्जेक्टेड बाय दिस कैपेसिटर, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, टाउ की वैल्यू भी जरा फाइंड कर लीजिए, हालांकि टाउ की नीड पड़ेगी नहीं आपको, अभी आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ। नाउ आप लिखोगे आई, है ना, आप करंट की बात करोगे तो आप लिखोगे इसमें आई ऑफ अल्फा, आई ऑफ अल्फा की जगह आप लिखोगे अभी ये फाइनल कंडीशन की करंट मल्टीप्लाइड विथ आई ऑफ अल्फा माइनस I0 या I0, ये फाइनल वाली कंडीशन, इंटू e⁻⁻t/τ, ठीक है, लिख सकते हैं इसको ऐसा। तो I0 गलती से मैंने यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई का लगा दिया है जो पूरी चीज़ को गलत कर देगा, आप इसको प्लस के साइन पर सॉल्व करिए, ठीक है, अब यहाँ तक ओके। तो I0 प्लस मतलब I एट दिस कंडीशन, 0 कंडीशन, मल्टीप्लाइड विथ I एट अल्फा माइनस I एट 0 इंटू e⁻⁻t/τ। टाउ टाइम कांस्टेंट, चाहो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजी है इसके अंदर भाई, टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू RC करके निकाल सकते हो, बट मैं वहाँ तक लेके नहीं जा रहा हूँ आपको, उससे पहले ही आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा। आप देखो, आप चाहो तो लिख सकते हो 10 मल्टीप्लाइड विथ C की वैल्यू 50 माइक्रोफैरड 10⁻⁻⁶, तो टाउ की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 500 माइक्रो सेकेंड्स के फॉर्म में, ये कर सकते हो आप, ठीक है। इसको वैल्यू को वहाँ पुट भी कर सकते हो, बट जाने की नीड ही नहीं, आप इसी के अंदर डेटा पुट करिए ना। देखिए आपका I0 कितना आ रहा है, 0, देखते जाएगा ध्यान से, मैं इसी में डेटा पुट करके आपको आंसर बता देता हूँ। अभी इसकी वैल्यू है 0 प्लस I अल्फा कितना है आपके पास, देखिए I एट इनिशियल कंडीशन इज दिस 15 एम्पियर, निकाले हैं अभी हम लोग, पुट कर दीजिए, माइनस 0 इंटू e⁻⁻t/τ। तो भाई आपके डेटा में तो पहले ही दिख रहा है ना 15 e⁻⁻t/τ। अब उसको सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है, जब आपके ऑप्शंस में ज़रा देखिए, आपके ऑप्शन में 15 वाला और कोई डेटा ही नहीं है,
आपके ऑप्शन में 15 का कोई डेटा ही नहीं है यार, सीधे सीधे आप इसी को टिक कर सकते हो ऑन द ग्राउंड ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो आई ऑफ टी जो है t=0 जो बोल रहा है उस समय पर 15 की मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पर दिखाई देगी, और फिर ई का पावर आप चाहो तो आगे चल के कैलकुलेट कर सकते हो, बट नॉट नीडेड इन दिस क्वेश्चन। चलिए भाई बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से एंट्री होती है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन की। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज प्रिफर्ड फॉर द एप्लीकेशंस ऑफ ड्राइविंग क्रेन्स, हॉइस्ट, लार्ज लिफ्ट, एयर कंप्रेसर्स। इसमें से कौन सा एप्लीकेशन जो है वो मतलब इसमें से कौन सा मोटर जो है वो इन एप्लीकेशंस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जितने भी एप्लीकेशंस दिख रहे हैं इसमें ऑलमोस्ट जितने भी मुझे दिख रहे हैं सब के सब ऑन लोड चलने वाले एप्लीकेशन है। ये सब पहले आप लोडिंग जो है उसको पहले करोगे और फिर मशीन उसको ड्राइव करेगी। तो ऐसे किसी भी एप्लीकेशन के लिए आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए रहता है। स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू जो है वो बहुत हाई चाहिए होता है। और हमको पता है हमारा जो डीसी शंट मोटर है किस किस बात के लिए फेमस है। डीसी शंट मोटर ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने के लिए फेमस है ना। कांस्टेंट टॉर्क जो है उसको मेंटेन करने के लिए हमारा शंट मोटर जो है वो, या कांस्टेंट टॉर्क बोलता हूँ सॉरी, कांस्टेंट स्पीड जो है उसको मेंटेन करने के लिए फेमस है। कांस्टेंट स्पीड के लिए इसको हम लोग जानते हैं, उस बात के लिए फेमस है। डीसी सीरीज मोटर जो है ये किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। डीसी सीरीज मोटर इज फॉर ऑन लोड या हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क इस चीज़ के लिए। और यहाँ जितने भी एप्लीकेशंस लिखे हैं ना इन सब में इसी की ज़रूरत है, इन सभी में हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत है। तो आप डीसी सीरीज मोटर को ही इस्तेमाल करोगे। क्यूमुलेटिव कंपाउंड या डीसी कंपाउंड बाउंड जो मोटर्स हैं इसके स्टार्टिंग टॉर्क की तुलना में आपका सिंपल जो डीसी सीरीज मोटर है वो ज़्यादा अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क देता है, और ये सब एप्लीकेशंस वही डिमांड करते हैं। तो इसलिए राइट आंसर अपना ऑप्शन ए है, ठीक है। लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल लिखा हुआ इन द केस ऑफ डीसी करंट ट्रैक्शन फॉर सब अर्बन लाइन्स द सब स्टेशंस आर यूजुअली प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम द कॉन्टैक्ट सिस्टम। अपने कॉन्टैक्ट सिस्टम, जैसे अगर ट्रेन का एक यहाँ पर कॉन्टैक्ट सिस्टम है तो इससे कितनी दूरी पर सब स्टेशन को प्लेस किया जाएगा, ठीक है। तो और कंडीशन कौन सी गिवन है आपको, सब अर्बन लाइन दिया हुआ है। ऐसे ही मेन लाइन के लिए भी होता है, ठीक। तो सब अर्बन लाइन के लिए इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको डायरेक्टली बता दूं, ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर आपको आंसर पता होगा तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं, अदरवाइज कन्फ्यूजन होगा। तो डायरेक्टली मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इट्स आंसर इज 3 to 5 फॉर सब अर्बन सिस्टम। सब अर्बन लाइंस के लिए 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की तक की डिस्टेंस जो होती है वो सब स्टेशन से कॉन्टैक्ट पॉइंट के बीच में रखा जाता है। यही चीज़ अगर मेन लाइन के लिए पूछा होता तो आंसर क्या हो जाता है, अगर यही चीज़ मेन लाइन के लिए पूछता तो आंसर हो जाता 40 से 50 किलोमीटर। दिस इज फॉर मेन लाइन, ठीक है। तो फिलहाल सब अर्बन पूछा था इसलिए हमारा राइट आंसर जो है दिस इज ऑप्शन सी, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बन जाएगा आप सभी से, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से पूछा हुआ ये सवाल था, एकदम बढ़िया इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। अब हम लोग पहुंचते हैं इसके साथ क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17वां सवाल लिखा हुआ है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड द पावर सप्लाई टू द मोटर इज कट ऑफ एंड द ट्रेन इज अलाउड टू रन ड्यू टू इट्स ओन मोमेंटम। पावर सप्लाई किसी मोटर का, जो ट्रेन की जो मोटर है ट्रैक्शन मोटर जो है उसका बंद कर दिया जाता है पूरी तरह से, और ट्रेन को अब अपने खुद के मोमेंटम पर चलने के लिए छोड़ दिया जाता है, वो कौन सा पीरियड होता है। देखिए ट्रेन की रनिंग को जब हम डिफाइन करते हैं स्पीड टाइम कर्व पर, तो इसका सबसे पहला जो सेक्शन आता है वो होता है, अगर मैं सबसे ज़्यादा मोड ऑफ ऑपरेशन जो होते हैं वो मेन लाइन सर्विस में होते हैं, तो मैं मेन लाइन के हिसाब से आपको बताता हूँ। तो एक्सिलरेशन हम लोग देख लिए, ग्रेजुअल एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन ऑन द स्पीड टाइम कर्व यहाँ तक देखे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो आता है दैट इज़ फ्री रनिंग पीरियड, दिस इज़ फ्री रनिंग पीरियड, ठीक है। ट्रेन फ्री रन कर रही होती है बट आप उसमें पावर सप्लाई पूरी तरह से बंद नहीं किए होते हो। देन इसके बाद यहाँ से शुरू होता है इसका कोस्टिंग पीरियड, इसका कोस्टिंग पीरियड, दिस इज द कोस्टिंग पीरियड। और कोस्टिंग पीरियड जितना लंबा होगा ब्रेकिंग पीरियड उतना ही छोटा होगा, तो यहां से फिर होती है ब्रेकिंग। तो दिस इज द ब्रेकिंग पीरियड, ठीक। तो सबसे शॉर्टेस्ट ब्रेकिंग इसी मेन लाइन सिस्टम के अंदर होती है, सबसे लॉन्गेस्ट ब्रेकिंग जो होती है वो अर्बन सिस्टम के अंदर हमको दिखाई देती है। कोस्टिंग पीरियड सबसे लेंथ में मेन लाइन के अंदर दिखाई देता है, सबसे छोटा कोस्टिंग अर्बन के अंदर दिखाई देता है। फ्री रनिंग पीरियड केवल और केवल मेन लाइन सर्विस के अंदर होता है और किसी के अंदर फ्री रनिंग पीरियड नहीं होता है, ठीक है। और रैपिड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का रेट ऑफ एक्सेलरेशन सबसे लीस्ट जो होता है वो मेन लाइन में होता है, सबसे हाईएस्ट जो होता है वो अर्बन सब अर्बन के अंदर जो होता है एक्सेलरेशन रेट सबसे हाईएस्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया फिर,
इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दैट इज कोस्टिंग पीरियड। यहाँ पर ट्रेन को आप फुल्ली पावर उसका कट ऑफ करके छोड़ देते हो अपने खुद के मोमेंटम पर चलने के लिए। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन डी विदाउट एनी डाउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां सवाल लिखा हुआ है इसके अंदर, इन द केस ऑफ सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग द आर्क इज स्ट्रक बिटवीन। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग जो हम करते हैं, याद होगा आपको कि जिसके अंदर पूरी तरह से फ्लक्स से ढक देते हैं हम लोग और अंदर उसके अंदर वेल्डिंग चल रही होती है, सो दैट कि आप जो वेल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हो उससे ना तो स्मोक ना किसी भी टाइप का ऐसा ऑक्सीडेशन या कोई लेयर फॉर्मेशन, नाइट्राइट फॉर्मेशन, ऐसा कुछ ना हो, उससे बचाने के लिए हम लोग सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगल बगल में पूरा फ्लक्स की कोटिंग रहती है। तो ये जो आर्क हम लोग स्ट्राइक करते हैं किसके किसके बीच में होता है? तो आर्क स्ट्राइक करने का एक तरीका मैंने शुरुआत में भी आप लोगों को बताया था कि जो आपका इलेक्ट्रोड है और जो वर्क पीस है इनके बीच में आर्क स्ट्राइक होता है, वो सभी के सभी आर्क वेल्डिंग मेथड में होता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ करते हैं कि डिस्टेंस कम रख के, मतलब डिस्टेंस भले अगर ज़्यादा भी है तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्टील वूल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? वी यूज स्टील वुल टू इनिशिएट द आर्क। आर्क एक बार शुरू हो गया, स्टैब्लिश हो गया, तो वो स्टील वुल खत्म हो जाता है और फिर लगातार वेल्डिंग चल रही होती है। तो आपको कम पावर में ही शुरुआती आर्क क्रिएट करने का मौका इससे मिल जाता है। बट आपका इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैसा रहता है? इट इज कंज्यूमेबल, बेयर इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस। मतलब आपका जो आर्क का स्ट्राइक होगा, वर्क पीस तो रहना ही रहना है हर कंडीशन में, इसलिए देखिए हर जगह वर्क पीस लिखा हुआ है। इस तरफ क्या है? कंज्यूमेबल बेयर इलेक्ट्रोड है, इसलिए अलग से फिलर की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो इलेक्ट्रोड खुद ही मेल्ट हो करके आपके वेल्डिंग का हिस्सा बनता चला जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 19, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स एज पर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट डील्स इन पीरियोडिकल टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर इंस्टॉलेशन। कंज्यूमर इंस्टॉलेशन की पीरियोडिकल टेस्टिंग का गाइडलाइन इनमें से कौन सा रूल बताता है? क्लियर आंसर इस क्वेश्चन का, अगर आपने आई रूल्स पढ़ा हुआ है, रूल नंबर 46 इज द करेक्ट आंसर, जो बताता है आपको कि कितने पीरियड्स में या कितने टाइम ड्यूरेशन के अंतराल में आपको कंज्यूमर इंस्टॉलेशन को चेक करते रहना है ना, टाइमली इनका मेंटेनेंस और इनकी जो जो टेस्टिंग है, चाहे इंसुलेशन की हो गई, अर्थ की टेस्टिंग हो गई, ये सारा कुछ आपको कंडक्ट करना है। ठीक है, रूल नंबर 46 इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे लिखा हुआ है, विच एक्ट इज यूज्ड टू रेगुलेट द इंडियन पावर सेक्टर इन रीसेंट टाइम्स। तो आज की डेट में इंडियन पावर सेक्टर्स पर उसको रेगुलेशन प्रोवाइड करने के लिए, मतलब जो पावर सेक्टर्स हैं इन पर रेगुलेशन प्रोवाइड करने के लिए कौन से एक्ट का इस्तेमाल किया था? देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आई रूल 1956 का नाम नहीं है ना, 1956 का नाम नहीं है। यहाँ पर सीधे सीधे जिस एक्ट का इस्तेमाल करते हैं दैट इज इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। दिस इज द एक्ट विच इज यूज टू रेगुलेट द इंडियन पावर सेक्टर इन रीसेंट टाइम्स। इस आंसर को ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का सेशन अब करते हैं यहीं पर एंड। आप सभी से मिलते हैं अगले सेशन पर। नेक्स्ट सेशन से एकदम रैपिड फायर 10 क्वेश्चंस की सीरीज जो है आपके लिए शुरू होने जा रही है। ये 10 क्वेश्चंस या 10 एमसीक्यूज की सीरीज यहाँ पर होती है कंप्लीट। कल एग्जैक्टली सेम टाइम पर यानी कि 7:30 PM पर आप सभी से मिलूंगा विद द न्यू क्लास, विद द न्यू सेशन। मस्त एनर्जेटिक फॉर्म में आपको एकदम बढ़िया से प्रिपरेशन करनी है, मस्त तरीके से क्वेश्चंस बनाने हैं मेरे साथ, और जहां पर भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। कमेंट सेक्शन में आज के क्वेश्चन का आंसर जरूर से बता दीजिएगा। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग द सेशन टुडे। मिलते हैं कल सेम टाइम पर। जय हिंद।